हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जीएस का जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें अगला सेट देखेंगे, जिसको आप अपने आगामी होमगार्ड, कांस्टेबल या लेखपाल की परीक्षा के लिए देख सकते हैं, जिसमें आपके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना या आइरिस? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। मनुष्य की आंख के पिछले हिस्से में रेटिना नामक एक पर्दा होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके देखता है। रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को भेजती हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट किससे संबंधित है? बाढ़ राहत, शिक्षा सुधार, आतंकवाद उन्मूलन या सड़क निर्माण? तो ऑपरेशन ऑल आउट संबंधित है आतंकवाद उन्मूलन से। यह भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है। इस ऑपरेशन में थल सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर काम करते हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति स्थापित करना और आतंकी घुसपैठ को पूरी तरीके से समाप्त करना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, देखिए हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे साहसी और महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है, याद ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग यानी कि बर्ड्स पैराडाइज कहा जाता है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ किस लिए? क्योंकि यहाँ पे साइबेरिया से सारस आते हैं। ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह सर्दियों के दौरान साइबेरियन सारस जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का मुख्य प्रवास स्थल होता है। यहाँ पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिसके कारण इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यूपी में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सीडीआरआई, ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक ये प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत यानी कि सीएसआईआर के तहत कार्य करने वाली भारत की एक अग्रणी प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1951 में नई दवाओं की खोज और विकास के उद्देश्य से की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पे की जाती है। आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली नसबंदी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? आरबीआई द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रवाह के कारण मुद्रा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को बेअसर करना। क्या है? विदेशी मुद्रा प्रभाव के कारण मुद्रा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को बेअसर करना। इसका अर्थ यह होता है कि जब विदेशी पूंजी का भारी प्रवाह होता है तो आरबीआई घरेलू मुद्रा की अधिक आपूर्ति को रोकने के लिए ओएमओ के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने और घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मौद्रिक उपकरण है। भारत में योजना आयोग को बदल के क्या बनाया गया? योजना आयोग को बदल के बना दिया गया नीति आयोग। ठीक है, और कब? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। इस आंदोलन के वैचारिक प्रेरणा कौन थे? इस आंदोलन के वैचारिक प्रेरणा थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल। ठीक है, चारू मजूमदार द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक 8 दस्तावेज इस आंदोलन का मुख्य वैचारिक आधार बने थे। यह आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक उग्र विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इसने जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र किसान संघर्ष की वकालत की और भारत के कई राज्यों में यह फैल गया। भारत के गगनयान मिशन में कौन सा देश तकनीकी सहयोग कर रहा है? ये कर रहा है रूस।
रूस भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन यान गगन के लिए तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। मिशन के क्रू मॉडल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए भी रूसी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। ललितपुर जिला खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ पे तांबा भी पाया जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ये मेनली फेमस है यूरेनियम के लिए। खनिज संपदा की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र भूवैज्ञानिक शोध के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को। विटामिन डी को एक हार्मोन माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में होता है, त्वचा के द्वारा होता है। यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों की मजबूती के लिए अनिवार्य होता है। यह अन्य विटामिनों के विपरीत शरीर के भीतर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सक्रिय होता है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? ये बोला जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है क्योंकि ये संविधान के दर्शन को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और शासन की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण भी मिलता है। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। मेकोंग गंगा सहयोग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें चाइना शामिल नहीं है। देखिए कौन कौन शामिल है, इसमें 6 देश शामिल हैं, भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। कौन कौन से इसमें शामिल हैं? भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। चीन इसका हिस्सा नहीं है, हालांकि मेकोंग नदी चीन से होकर ही बहती है। यह सहयोग मुख्य रूप से पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेबरहुड फर्स्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारना। भारत की विदेश नीति का ये एक प्रमुख स्तंभ है जो अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत इस नीति के माध्यम से पड़ोसियों के विकास में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भी काम करता है। अर्थशास्त्र में नीदरलैंड रोग या डच डिजीज शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एक प्राकृतिक संसाधन की खोज के कारण विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट। ठीक है, एक प्राकृतिक संसाधन की खोज के कारण विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट। ये शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि तेल या गैस की खोज से देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जिससे अन्य निर्यातित वस्तु जो है वो महंगी हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डच डिजीज। इसके परिणाम स्वरूप विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में तेजी से गिरावट होती है और वे वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी रह जाते हैं। इसका नाम 1959 में नीदरलैंड्स में प्राकृतिक गैस की खोज के बाद वहां आई आर्थिक मंदी के कारण पड़ा था। ग्लोबल साउथ शब्द जो हाल ही में कूटनीति चर्चाओं में रहा है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? ये करता है मेनली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को। ग्लोबल साउथ उन देशों को संदर्भित करता है जो विकासशील या कम विकसित हैं और अक्सर आर्थिक रूप से संघर्षरत रहते हैं। भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कर इन देशों की चिंताओं को वैश्विक मंच जैसे कि G20 पर उठाने का प्रयास किया है। यह शब्द भौगोलिक से अधिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। भारत के पहले सौर शहर यानी कि सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया गया है? यह है मोढेरा। कहाँ पे है ये? गुजरात में। नहीं, पहले सोलर सिटी के रूप में किया गया है सांची। हाँ, सांची मध्य प्रदेश को किया गया है। मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है जहां लगभग 3 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की गई है। यह सौर संयंत्र शहर की बिजली की जरूरतों को पूरा करता है और कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करता है। यह पहल भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर 2022-23 में कौन था? ये था यूएसए। वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया। यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि देखी गई है। अमेरिका उन देशों में से है जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस रहता है ना, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अमेरिका उन कुछ देशों में से है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस रहता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। यह उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। क्या है ये? अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है जो किसी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। जैसे कि हाल ही में अयोध्या भूमि विवाद और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड जैसे मामलों में इसका प्रयोग देखा गया था। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को उन क्षेत्रों में न्याय करने की अनुमति देती है जहां कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हो सकता है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था मूल रूप में? तो ये था साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स है ना, BRICS। तो सबसे लास्ट में कौन सा शामिल हुआ था इनके नामों के हिसाब से? तो ये साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समूह का गठन शुरुआत में ब्राजील, रशिया, भारत और चीन के द्वारा किया गया था। फिर दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया, जिससे ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार 2011 में चीन के सान्या में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया में प्रवाल अपने ऊतकों से किन सूक्ष्म शैवालों को निष्कासित कर देते हैं? यह है जूओजेंथली। जूओजेंथली सूक्ष्म शैवाल प्रवालों को, जो जूओजेंथली होते हैं, ये कोरल्स को कलर देते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है या पर्यावरणीय तनाव होता है तो प्रवाल इन शैवालों को अलग कर देते हैं। और शैवालों के बिना फिर प्रवाल कैसे दिखाई देते हैं? कोरल्स कैसे दिखाई देने लगते हैं? व्हाइट कलर के दिखाई देने लगते हैं, जिसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और यह प्रवालों की मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, खाना बनता नहीं है, तो उनकी मृत्यु होने लगती है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। लियोन कहाँ पे है? ये फ्रांस के शहर में, ये फ्रांस का एक शहर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसमें 190 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। इंटरपोल का मुख्य कार्य देशों के बीच पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण को सुविधा प्रदान करना है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के पास सारनाथ में दिया था। ये ध्यान रखेंगे आप, सारनाथ में। इस घटना को बौद्ध धर्म के ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने पूर्व के 5 साथियों को दिया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये सबसे गहरा महासागर भी है, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्सों को कवर करता है। और दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह महासागर उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। सकल मूल्य वर्धन GVA और GDP के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो GDP में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल है, जबकि GVA में उत्पादन की लागत देखी जाती है। ठीक है, GDP में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल है, जबकि GVA में उत्पादन की लागत देखी जाती है। देखिए, GVA उत्पादन के स्तर पर मूल्य वृद्धि को मापता है, जबकि GDP उपभोक्ता के स्तर पर अंतिम मूल्य को दर्शाता है। ठीक, यानी कि GDP इज इक्वल टू GVA प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। GVA आपूर्ति पक्ष का दृष्टिकोण प्रदान करता है, जबकि GDP मांग पक्ष की तस्वीर पेश करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बेतवा नदी पर। झांसी जिले में ये बेतवा नदी पर स्थित है और इस बांध को राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो यूपी और MP की संयुक्त परियोजना है। यह क्षेत्र की सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। BSF का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन हुआ था 1965 में। BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यह भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य जिम्मेदारी है सीमाओं की रक्षा और घुसपैठ को रोकना। BSF को भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है। किसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? BSF को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक, किसको कहते हैं? BSF को। ध्यान रखेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है? ये होता है अमीटर। इसको मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई एम्पियर होती है। सर्किट में एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में।
आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में की गई थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचकर इसका नेतृत्व संभाला और इसे पुनर्गठित किया। इसका लक्ष्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या बोर्नियो? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन के हिसाब से। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन आता है। इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ की चादर से ढका रहता है या अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन पॉइंट आपको ये याद ध्यान रखना है कि अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क के अधीन है ना। ये अंतर आप याद रखेंगे। यूपी में बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ? तो ये स्थित है बौद्ध संग्रहालय यूपी में कुशीनगर में। यहाँ भगवान बुद्ध से संबंधित प्रमुख बौद्ध संग्रहालय है जहाँ कई प्राचीन मूर्ति और अवशेष रखे गए हैं। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यह संग्रहालय बौद्ध कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना में। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ओपेक प्रमुख तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो वैश्विक तेल की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रिया स्वयं इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस जिले को मूंज उत्पाद के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रयागराज को। इसके मूंज शिल्प के लिए चुना गया है। मूंज क्या होती है? एक प्राकृतिक घास होती है जिससे स्थानीय कारीगर सुंदर टोकरियां, मैट और सजावटी सामान बनाते हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है और कारीगरों को वैश्विक बाजार प्रदान करना है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से। प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही भारत की अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह 350 किलोमीटर तक की सीमा में दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। यह प्रणाली रूस के प्रसिद्ध S-400 रक्षा प्रणाली के समान क्षमता वाली मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1992 में। ठीक, 1992 में किसान भाई योजना शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की जोत के विवरण को एक आधिकारिक दस्तावेज में व्यवस्थित करना था। यह किसानों को ऋण प्राप्त करने और भूमि संबंधी लेन देन में पारदर्शिता लाने में मदद करती है। विश्व के किस क्षेत्र को वैश्विक बीज कोष यानी कि स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का स्थान चुना गया है? यह है नॉर्वे। ठीक, देखिए नॉर्वे के स्पिट्सनबर्ग द्वीप पर स्थित एक सुरक्षित बीज बैंक है जिसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। इसे दुनिया की फसल विविधता को प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और परमाणु हमलों जैसे वैश्विक आपदाओं से बचाने के लिए बनाया गया है। ये भूमि से काफी गहराई में है और कठोर चट्टान के भीतर बनाया गया ताकि बीज हजारों वर्षों तक इसमें सुरक्षित रह सकें। भारत की आदित्य L1 मिशन में L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? ये स्थित है पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे। और L1 होता क्या है? L1 पॉइंट ये पृथ्वी और सूर्य के बीच का वह स्थान होता है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है जिससे कि उपग्रह स्थिर रह सके। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का मात्र 1% हिस्सा है। यहाँ से बिना किसी ग्रहण के सूर्य का निरंतर और निर्बाध अवलोकन करना संभव होता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। उसने चालीसा दल, जिसको क्या कहते हैं तुर्कान चहलगानी, इसका भी गठन किया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखेंगे। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ठीक है, जहां से अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिलाने और CO2 को निकालने का काम करते हैं। किडनी रक्त के pH स्तर को और पानी के मात्रा को भी संतुलित करता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2011 में। इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इसके माध्यम से
पार्ट 9B जोड़ा गया और अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, 9 में क्या, किस बारे में बात होती है? 9 में पंचायत के बारे में बात होती है। ठीक है, और 9A में किसके बारे में प्रावधान है? म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में प्रावधान है। और 9B में किसके बारे में प्रावधान है? सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में प्रावधान है। और नीति निर्देशक तत्व में भी अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था ताकि राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भाग 9B जोड़ा गया था और DPSP में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था, जो कि संबंधित है राज्य सहकारी समितियों से। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था विशेष रूप से दुनिया के सबसे गरीब देशों को शून्य ब्याज पर ऋण और अनुदान प्रदान करती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। ठीक है, शून्य ब्याज या शून्य ब्याज पर ऋण और अनुदान प्रदान करती है IDA। इसको क्या बोलते हैं? इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं, क्योंकि ये अत्यंत कम या शून्य ब्याज पर ऋण देता है। इसका लक्ष्य है दुनिया के सबसे गरीब और कम आय वाले देशों में गरीबी कम करना और उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो IBRD होता है, ये मध्यम आय वाले देशों को बाजार दरों के करीब ऋण प्रदान करता है। तो आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है, कि जो IDA होता है ये शून्य ब्याज पे देता है जो बहुत गरीब कंट्री होती हैं, और जो IBRD होता है ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण प्रदान करता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले जी ने। कब करी थी? 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में करी थी। इनका उद्देश्य था दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्त कराना। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना था। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य के सबसे ज्यादा पास ग्रह बुध ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म शुक्र होता है। इसका रीजन ये है कि शुक्र पर CO2 की जो उपलब्धता है या कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से वो ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और इसका तापमान इसकी वजह से लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ग्रे जोन वॉरफेयर का क्या तात्पर्य है? ग्रे जोन वॉरफेयर का तात्पर्य है शांति और पूर्ण युद्ध के बीच की स्थिति जहां अस्पष्ट साधनों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रे जोन वॉरफेयर एक ऐसी स्थिति होती है जहां शांति और प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के बीच की धुंधली रेखा होती है। मतलब समझ ही नहीं आता है कि वहां पे, जैसे ये एरिया, समझ ही नहीं आता है कि वहां पे पीस है कि वहां पे अभी भी युद्ध चल रहा है। ठीक, और क्या किया जाता है इसमें दुष्प्रचार किया जाता है, साइबर हमले किए जाते हैं, आर्थिक दबाव किया जाता है, छद्म बलों का प्रयोग किया जाता है ताकि युद्ध के बिना ही अपने कामों को या उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। भारत इसे अपनी सीमा पर चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति या पाकिस्तान के छद्म युद्ध के रूप में भी देखता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2010 से। देखिए, पारित तो ये हो गया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित हो गया था, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यह कानून 6 से 14 साल की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 62 वर्ष होती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। और संविधान में न्यायाधीशों की आयु सीमा को बढ़ाने पर लेकर समय समय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आयु रिटायरमेंट की 62 साल की है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 साल की है, और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की जो आयु है वो 62 वर्ष की है। ये ध्यान रखेंगे आप। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। ठीक है, कब आई थी छठी पंचवर्षीय योजना? 1980 से 85 के बीच में थी, जिसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को कम करना। इस योजना के दौरान इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे, और इस योजना ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार करने और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में मदद भी करी। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ 10 वर्षीय दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये ईरान के साथ किया है। यह है कहाँ पे? चाबहार बंदरगाह ईरान में। ठीक है, भारत और ईरान ने मई 2024 में चाबहार के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, यानी कि अब पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, उसको बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक
भारत को सीधी पहुंच उपलब्ध कराएगा। यह रणनीतिक रूप से भारत के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हर साल कहाँ होती है? इसकी बैठक हर साल दावोस में होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस में इसकी बैठक की जाती है। हालांकि इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, ये मुख्य अंतर है। ठीक है, बैठक इसकी दावोस में होती है लेकिन इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और इस बैठक में राजनीतिक नेता, व्यापारिक दिग्गज और बुद्धिजीवी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। I2U2 समूह में भारत के साथ अन्य देश कौन से हैं? I2U2 यानी कि 2I and 2U। I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर USA एंड U फॉर UAE। यानी कि भारत के साथ इसराइल, अमेरिका और UAE इसमें शामिल है। ठीक, I2U2 का अर्थ है इंडिया और इसराइल, इंडिया इसराइल I2, और U2 का अर्थ है USA और UAE। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, जो जल, ऊर्जा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में सहयोग के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, ये वीडियोस कई बार देखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।